नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत खूबसूरत चल रही है। और एक आपके लिए खुशखबरी आज बिहार सरकार के द्वारा आ गया होगा। आपको पता होगा कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम की एक टेंटेटिव डेट थी, उसी टेंटेटिव डेट पे आप लोगों का डेट तय कर दिया गया। 18 जो है आपका जनवरी और 21 जनवरी आपके लिए डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो आप सबों को बहुत 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 बधाई, क्योंकि आपका समय पर एग्ज़ाम होगा और आपकी तैयारी जो चल रही है वो एक अच्छा साबित होगा। क्योंकि समय बढ़ने के बाद थोड़ा सा जो है दिमाग में बहुत सारी उलझनें चलने लगती है। तो समय पर जब हो जाता है तो जो बच्चे तैयारी अच्छे कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर हो जाता है। तो आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आपकी वर्दी वाली सीरीज हो, मतलब वर्दी वाली हो। 2026 आपकी सितारों वाली हो। 2026 में आप कामयाब हो। 2025 जैसा हो गया 26 में आप आगे बढ़ें, बेहतर करें। इसी उम्मीद, इसी भरोसे के साथ हम लोग 2025 को विदा करेंगे और 2026 को आगमन करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्या है आपके लिए लाए। तो जो हम लोगों ने सीरीज शुरू किया था, वर्दी सीरीज, उसी के तहत सेट नंबर 50 का हम लोगों ने पूरी तरह से आपका टेस्ट लिया। और टेस्ट के बाद जो है आपके लिए आंसर की या फिर सॉल्यूशन आप कहिए, वो आपके लिए हम लेकर के आए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, इसी को देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस शब्दों को जो है वो शब्द को शामिल करने पे सही ठहराया है। तो ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ अखंडता शब्द ऐड किया गया था। आप सभी जानते होंगे ये साल 1976 के 42वें संविधान संशोधन में इसको लाया गया था। और उसी को जो है नवंबर अभी में हाल में सरकार ने इसको क्या किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, वैध ठहराया है। लोनार झील जो कि समाचार पत्रों में देखा गया, ये पूछ रहा है कि किस राज्य में है। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि लोनार झील को यूनेस्को में विश्व धरोहर में इसको शामिल किया जाए, इसको जो है ऐसा प्रस्ताव लाया गया है। क्योंकि कहा जाता है कि लोनार जो है आज से 50,000 साल पहले, 50,000 वर्ष पहले जो है इसका एक उल्का गिरने की वजह से 50,000 वर्ष पहले जो है वर्षों पहले जो है इसका निर्माण हुआ था। एक उल्का पिंड गिरा था, उसी उल्का पिंड की वजह से गड्ढा हुआ। और वो गड्ढा की जो मतलब चौड़ाई का बात कर लेंगे तो 1 पॉइंट जो है 2 किलोमीटर का जो है इसका टोटल व्यास हो जाता है। और 150 मीटर जो है इसकी क्या हो जाती है, गहराई हो जाती है। और क्रेटर झील के नाम से ये जाना भी जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो अभी जो हाल ही में 91 ग्रैंड मास्टर बने वो बने राहुल वीएस, जो है जो फिलीपींस में हो रहा था आयोजन, उसके ग्रैंड मास्टर बने। और 90 वाले जो थे ये कौन थे, इलमार्थी एआर जो है वो क्या थे, 90 ग्रैंड मास्टर थे। निम्नलिखित में से केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त जो किया गया ये प्रवीण सूद को किया गया। एक्चुअल में इनकी नियुक्ति जो है 2023 में ही कर दी गई थी, लेकिन बाद में फिर मई में 2025 में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवीण सूद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है वह लाया गया। तो ये प्रतिज्ञा योजना जो लाया गया ये बिहार सरकार के द्वारा लाया गया। 12th पास जो बच्चे होंगे उनको एज 4 से 6 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और ये कौन सा सरकार हो जाएगा, आपका बिहार सरकार हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ये को जीआई टैग मिला है। आपको पता होगा कि जो जिस जगह का सबसे फेमस और काफ़ी आधुनिक, प्राचीन, या यूँ समझिए कि जो काफ़ी प्रचलित होता है उसे जीआई टैग दी जाती है। ये जीआई टैग जो मिला है ये गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में जो अहमदाबाद है वहाँ पर 300 साल पहले, 300 वर्ष पुराना एक प्रिंट का कला है जिसको सौदेगारी ब्लॉक प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। जो कहा जाता है कि लकड़ी पे बने हुए और नेचुरल प्रिंट कलर को इस्तेमाल करके ये किया जाता है। तो आई होप ये क्लियर आपका हो गया होगा। ठीक है। और जो जगह है अहमदाबाद का जमालपुर, वहीं पर ये चीज़ बनाया जाता है। ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत का 130वां रैंक है, जो कि काफ़ी कह सकते हैं दयनीय स्थिति वाला अभी भी है। क्योंकि 130वां होना मतलब भारत के लिए काफ़ी खराब, चिंताजनक है। क्योंकि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, सबों का निर्धारण होता है, 3 आधार पर किया जाता है। और उन तीनों में कहीं ना कहीं खराब स्थिति है, तभी भारत का क्या है, 130वां रैंक है। ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, यूएनडीपी इसको जारी करता है, याद रखिएगा, यूएनडीपी इसको जारी करता है। और भारत को जो पॉइंट मिला है वो 0.685। हालांकि पिछले बार से पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब पॉइंट अच्छा है, 0.865 है। वहीं अगर शीर्ष पर बात किया जाए तो शीर्ष पर जो है वो आपको फिनलैंड, सॉरी आइसलैंड देखने को मिलेगा, है ना। आइसलैंड जो है वो आपको ऊपर मिलेगा। इसके अलावा नॉर्वे मिलेगा, फिर आपको फिनलैंड मिलेगा। और सबसे नीचे का बात करेंगे तो दक्षिण सूडान जो है 193 रैंक पर है। सबसे जो गंदा स्थिति है वो किसका है, दक्षिण सूडान का है। चीन जो अपना पड़ोसी देश है उसका 75वां जो है वह रैंक है। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है। तो केंद्रीय बजट जो है 2025-26 का जो थीम है ये है आपको सबका साथ सबका विश्वास, है ना। ये बजट जो पास होता है उसकी थीम, जो कि देश के विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए, सबके विकास के लिए एक तरह से कह सकते हैं बजट लाया गया, उसी का ये थीम था।
किसानों के लिए ऋण की सीमा सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया? तो किसानों की जो सीमा थी ऋण देने की, केसीसी जिसको कहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके तहत जो किसानों को ऋण दिया जाता था पहले 3 लाख दिया जाता था, अब उसको बढ़ा करके 5 लाख दिया जा रहा है। केसीसी जो है 1998 से जारी किया जाता है ना। और बैंक प्लस जो है नाबार्ड वगैरह है, ये सब मिल करके जो है किसानों को लोन उपलब्ध कराने का काम करता है। लगभग कहा जाता है कि 7.7 करोड़ किसानों को इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? लोन उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2025 को किसके जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो स्मारक सिक्का जो जारी किया गया ये डॉक्टर भूपेन हजारिका, जो कि संगीतकार, कवि, जो कहिए फिल्मकार, उनसे ये संबंध रखते हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्मदिन पर जो है इनका जो है एक 100 रुपये का सिक्का जो है वो जारी किया गया है। इनका जो जीवन कार्य रहा है वो 1926 से लेकर के 2011 तक रहा है। इसी 2026 के तौर पे जो 13 सितंबर है, 13 सितंबर, उसी 13 सितंबर को 2025 को 100 रुपये का सिक्का क्या किया गया? जारी किया गया। ये कहाँ के थे? तो ये असम के थे। कहाँ के थे? ये असम के थे। मोदी जी इसके मुख्य जो थे वह मतलब समझिए अतिथि थे, और जो खाना पारा वहाँ का जगह है गुवाहाटी असम में, वहीं पर जो है इसको लॉन्च किया गया। खाना पारा याद रखिए, कहाँ पे? खाना पारा गुवाहाटी असम में है, और मुख्य अतिथि के तौर पे जो है वहाँ के मोदी जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़ के कितना हो गया? तो 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़ करके 1.86 लाख करोड़ हो गया, जो कि सितंबर में जारी किया गया था। सितंबर 2025 का ये बात कर रहा है। अभी तक का सबसे जो ज़्यादा रिकॉर्ड रहा है, जो लगभग कहा जाता है कि जीएसटी अब बढ़ करके 5 सालों में, पिछले 5 सालों में देखा जा रहा है कि दुगुना हो गया, लेकिन अभी तक का सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि किस वर्ष या किस साल सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ, तो जुलाई 2025 में 2.37 लाख करोड़ रुपया हुआ, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा है। भारत में जीएसटी कब से चल रहा है? 2017 से भारत में जीएसटी लाएगा, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। और ये सब नियंत्रण जो है किनके हाथों में? तो निर्मला सीतारमन के। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा, मतलब ड्रोन के माध्यम से जो है एआई के माध्यम से वर्षा कराया गया, और ये जगह कौन सा है? तो ये है जयपुर। जयपुर का एक जगह है रामगढ़, वहीं रामगढ़ बांध जो है, रामगढ़ बांध, वहीं पर क्या किया गया? वर्षा करवाया गया, जो कि रामगढ़ बांध के बारे में अगर इतिहास जानिएगा तो महाराजा एक वहाँ पर थे जिनका नाम माधो सिंह था द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय, उन्होंने ये बनवाया था बांध। 1897 के आसपास में इन्होंने काम लगाना शुरू किया, और 1903 में ये बांध बन करके तैयार हो गया, जो आज राजस्थान में कई क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने का काम करता है। ये जो ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा हुआ है, इसमें भारत सरकार या राजस्थान, जो कि राजस्थान या भारत सरकार प्लस अमेरिका का जेनेक्स एआई कंपनी एक है, याद रखिएगा, जेनेक्स एआई एक कंपनी है अमेरिका का, उसके साथ मिलकर के भारत सरकार ने क्या किया? वहां पर एआई ड्रोन के माध्यम से वर्षा करवाया है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछ रहा, डायरेक्टर जो है वो किन्हें हुआ? तो जो केरला स्टोरी था, उस केरला स्टोरी के सुप्रीतो सेन जो है उन्हें क्या किया गया? सम्मान दिया गया। अगर एक्टर के तौर पे बात करेगा तो आपको 12th फेल, बेस्ट फिल्म के तौर पे तो 12th फेल जो है वो, प्लस हीरो का बात करेगा, एक्टर का बात करेगा तो उसी फिल्म के आप मेशी, विक्रांत मेशी, प्लस शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, और रानी मुखर्जी को जो है बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पे अवार्ड से सम्मानित किया गया। नवंबर 2025 में भारत किस देश के लिए रेवीज वैक्सीन आपको पता होगा, एक वैक्सीन होता है, वो जो है खेप भेजी है। तो ये तिमोर लिस्ते जो है, तिमोर लिस्ते जिसकी राजधानी दिल्ली है ना, ये दिल्ली राजधानी, दिल्ली नहीं दिल्ली है, वहीं पर ये भेजा गया। लगभग 10,000 जो है कहा जाता है खुराक है वो भेजा गया है, और 2,000 जो है जिसको कहा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, शीशा में इसको पैक करके ये भेजा गया है, और ये 10,000 जो है खुराक भेजा गया है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका अगला कि 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो 39वां गेम आयोजन होने वाला है ये मेघालय में होने वाला है। अभी जो 38वां हुआ था ये उत्तराखंड में हुआ था, और अगला जो होने वाला है वो कहाँ? 39वां कहाँ? तो ये आपको मेघालय में होगा। ये कब से हो रहा है? तो 1924 से ही कराया जा रहा है, और जो कि कहा जाता है कि हर 2 वर्षों के अंतराल में इसको करवाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है हर 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन को जो है गंगा नदी का जलीय पशु 2009 में जो है राष्ट्रीय जल पशु जो है गंगा नदी का, इसे घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, कि 7 अप्रैल 2025 का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ये जो है इस बार का क्या था? थीम था, और ये 1950 से जो है मनाया जा रहा है। इस बार का थीम ये था, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण विश्वास। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो सुमन बेड़ी हैं, है, याद रख लीजिएगा। और इससे पहले राजीव कुमार थे, और सबसे पहले अरविंद पनगढ़िया थे, ठीक है, फिर अमिताभ कांत।
और उपाध्यक्ष नीति आयोग जानते होंगे साल 2015 से ये काम कर रहा है, किसके जगह पर, योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी से ये क्या करता है, काम कर रहा है। नाटो का जो शिखर सम्मेलन हुआ 2025 का, वो कहाँ किया गया, तो नाटो का जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये आपको हेग नीदरलैंड जो है वहाँ पर ये सबमिट कराया गया है। नाटो आपको पता होगा 1949 में बनाया गया था, एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वर्तमान में अभी 32 देश हैं। 32वां देश स्वीडन बना है 2024 में। 2024 में जो है वह 32वां देश कौन, स्वीडन बना है, याद रख लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है वहाँ पर इसकी हेडक्वार्टर है। भारत सरकार द्वारा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया, तो यह लक्ष्य भारत का 2047 तक ये टारगेट रखा गया कि भारत को क्या किया जाएगा, एक विकसित राष्ट्र, जहां पर जीडीपी वगैरह को भी जो है 5 ट्रिलियन की तरफ ले जाया जाएगा और इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट किया जाएगा। इसी के लक्ष्य की तरफ भारत जो है, क्योंकि 100 वर्ष का भारत आज़ादी का हो जाएगा, तो वहीं पर लक्ष्य रखा गया। विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्र के संगठन को, यानी कि सारे परितंत्र को मिला देते, यानी वायुमंडल, आयन मंडल नहीं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, इस सब को मिला देते, तो उसको हम लोग जैव मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं, जहाँ पर सब चीज़ एक साथ देखा जाता है। भारत की यामोत्तर जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री, पता होगा 82 डिग्री 30 मिनट भारत की यामोत्तर लाइन है, जहाँ से भारत का समय विभाजन किया गया। ये मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर यूपी के इलाहाबाद के नज़दीक है। और ये यामोत्तर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, जिसमें आप यूपी देखेंगे, एमपी देखेंगे, छत्तीसगढ़ देखेंगे, उड़ीसा देखेंगे और आप आंध्र प्रदेश देखेंगे। ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। फसल और उसके सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य में निम्नलिखित युग्मों को आपको सही करना है। तो इसमें आपको सही करना है, तो चावल तेलंगाना कह सकते हैं हम लोग, है ना, मुख्य तो नहीं लेकिन कह सकते हैं। गेहूं उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, ये भी ठीक है। सरसों राई नहीं, ये केरल में नहीं होता है, केरल में सबसे अधिक आपको नारियल वगैरह ये सब देखने को मिल जाता है, तो केरल जो है इसमें आंसर आपको सही नहीं होगा। फॉसिल स्टार क्या है, जिसको जीवाश्म तारा कहते हैं, वो जीवाश्म तारा क्या है, तो जीवाश्म तारा मतलब होता है जो तारा है, जीवाश्म मतलब वो जल के शीतल होकर के ऊर्जा और प्रकाश के उत्सर्जन करने वाला श्वेत बौना जो तारा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल स्टार कहते हैं। निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत सौर विकिरण वापस अंतरिक्ष में परिकिरणन के होता है, तो जो परिकिरणन के माध्यम से जाता है वो 30% जो होता है वो परिकिरणन में। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप जब पढ़ेंगे तो अल्बिडो वगैरह करके कहा जाता है कि जो सूर्य से आने वाली किरण होती है वो फिर वापस क्या होता है, अंतरिक्ष में लौटती है। लौटने में कई प्रोसेस होते हैं, उसी प्रोसेस में ये भी होता है कि सौर किरण जो है वह सीधा जो है 30% लौट जाता है। आप इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। कांगो बेसिन में भूमध्य सागरीय गर्त, अमेजन बेसिन, दक्षिण प्रमुख एशिया, आमतौर पर किस प्रकार की वर्षा होती है, तो संवहनीय वर्षा होती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जहाँ पर एकदम लगातार जो होगा पानी गर्म होकर के ऊपर जाएगा, वाष्प बन के फिर बारिश हो जाएगा। इस वर्षा को संवहनीय वर्षा या इसी को पारंपरिक वर्षा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लाओखोवा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किस नदी तट पर है, ये आपसे पूछ रहा है, ये किस नदी तट पर है, जिसमें ऑप्शन आपको दे रहा है बराक, ब्रह्मपुत्रा, सुबनसिरी और गोमती। तो ये आपका सवाल क्या पूछा आपको कि लाओखाओ वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर पूर्वी राज्य, यानी उत्तर पूर्वी राज्य मतलब समझ रहे हैं कि उत्तर जो पूर्वी राज्य है उसमें से किस तट पर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो तट का अगर हम बात करेंगे तो बराक, मतलब नदी का बात, सॉरी नदी का बात करें, राज्य नहीं पूछ रहा है आपको, इसमें नदी पूछ रहा है कि यह किस नदी में है। तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि यह किस नदी में है। तो उत्तर पूर्वी में, एक सेकेंड रुकिएगा, एक फ़ोन है, 1 मिनट। हेलो, ठीक, आइए। तो क्या हो रहा है कि तो लाओखोवा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी पर है, तो ये आपको ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो है, ये आपको क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी पर, ये ब्रह्मपुत्रा के दक्षिणी तट पर जो है ये असम में आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा 2 शहर ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ग्रैंड ट्रंक रोड के द्वारा जो जुड़ा हुआ है वो अमृतसर कोलकाता है, ये ग्रैंड ट्रंक रोड के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है। एक बात और जान लीजिए कि ग्रैंड ट्रंक रोड को NH1 और NH2 के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो NH1 है ये अमृतसर से कोलकाता जो है, ये NH2 आया हुआ है, याद रखिए, मतलब सॉरी दिल्ली, पहले आप ये समझिए कि ये अमृतसर से दिल्ली NH1 और फिर दिल्ली से अमृतसर कोलकाता जो है NH2 के नाम से हम लोग इसी को जानते हैं।
इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी रोड को इसी के नाम से जाना जाता है, जिसकी 2400 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी के सतह और वायुमंडल में गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। तो हरित गृह प्रवाह आप जानते होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि सूर्य से आने वाली सनलाइट के बाद जो पृथ्वी पर जो गैस हैं, वो गैस क्या करता है, कई तरह के जो ऊष्मा होती है या फिर कई तरह के गैसेस होते हैं उसको ऊपर जाने नहीं देता है, वह कहीं ना कहीं यहाँ पे गर्मी को बना करके रखता है। तो इसके लिए हरित गृह प्रवाह उसके लिए मेन इफेक्टिव रीजन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है? तो आबाद नदी द्वीप का बात करेंगे तो ये जो है आपको माजुली जो है, माजुली असम में, आपको पता होगा कि ये एक तरह से माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्रा नदी में असम में एक क्या है ये वैष्णवगढ़ एक जगह है, वैष्णवगढ़ के लिए भी ये जाना जाता है। और 2016 में इसे जिला भी बनाया गया था, याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से इसका आप आंसर कर सकते हैं। भवानी द्वीप वगैरह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी में आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय संविधान के संरचनात्मक भाग में ढांचा काफी हद तक किस अधिनियम से मिलता है? तो ये जो है 1935 के अधिनियम से मिलता है। 1935 का जो अधिनियम है, बहुत सारा जो पॉइंट्स है सीधा 1935 के अधिनियम से ले लिया गया, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1935 हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय के अधिकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विस्तार से संबंधित है? तो जो 7वां संविधान संशोधन है, 7वां संशोधन, उसके तहत जो है आपको ये देखने को मिल जाता है। 7वां संविधान संशोधन के तहत ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 7वां संविधान संशोधन। याद रख लीजिएगा, 1956 में हुआ था। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा और विधानसभा सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो ये दोनों के लिए जो सीट का आरक्षण का प्रावधान किया गया, ये एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो है तीनों जगहों पर, दोनों जगहों पर क्या मतलब ये समझिए लोकसभा और विधानसभा के लिए सीट को क्या किया गया? रिजर्व किया गया। जो एससी के लिए लोकसभा में किया गया अनुच्छेद 330 के तहत, यानी लोकसभा के लिए 330 के तहत जो है सीट को रिजर्व किया गया। वहीं पर 332 के तहत जो है वह विधानसभा में, और 243 के तहत पंचायत में भी क्या किया गया? इसको डाला गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एससी यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवाओं से संबंधित शर्तों के विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या प्राधिकरण जो कहते हैं, ये जो है इसके लिए क्या होता है? जिम्मेदार है। 1985 1 नवंबर 1985 को ये संस्था जो है वो बना था, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बाकी सदस्य होते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है, क्योंकि राष्ट्रपति को नाम मात्र जैसा अधिकार मिला हुआ है? तो के.एम. नाम्बियार जो है, इनका ये स्टेटमेंट है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। विभिन्न राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का देने का अधिकार जो होता है वो किसको है? तो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो कि 1950 में बनाया गया था और वर्तमान में भी ये कार्य कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। विभिन्न राज्यों में चुनाव कराने का काम करता है। संविधान की सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन पर जो है कानून बना सकता है? तो देखिए, कोई भी संविधान की सूची होगी, उस पर अतिरिक्त विषय, जिसको आप कहते हैं रेसिडरी सब्जेक्ट कहते हैं, उस रेसिडरी सब्जेक्ट पर अधिकार जो है वो संसद को है, यानी केंद्र सूची के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, इसलिए रेसिडरी जो है, जो कि संविधान बनने के बाद ऐड हुआ है, उसको केंद्र सूची के तौर पर रखा जाता है। केंद्र और राज्य के संबंध को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो ये जो म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, ये आपको कहा गया है वित्तीय मामलों में राज्य और केंद्र के नियंत्रण में प्रसंग पर, यानी इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। यानी म्यूनिसिपल कहने का मतलब ये हो गया आपको कि ये आपको ये कहने का कोशिश कर रहा है कि जो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध प्रसंग में, इसी को म्यूनिसिपल संबंध, यानी दोनों को एक दूसरे के नियंत्रण के प्रसंग में ये बात किया गया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के प्रावधान करते हैं? अनुच्छेद 263 के तहत जो है, अनुच्छेद 263 के तहत जो है यह इस प्रावधान अंतर्राज्यीय परिषद का बात किया गया। और अंतिम क्वेश्चन आपका है पॉलिटिकल साइंस का, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की नहीं है? तो लोकतंत्र की विशेषता जो है, सत्तावादी सरकार जो है लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, बाकी सब लोकतंत्र की एक विशेषता है। तो ये था आपका आज का 51 का क्वेश्चन, 50 का क्वेश्चन। बाकी 51 के साथ कल हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप पे भरोसा रखिए, उम्मीद करिए, और आने वाले एग्जाम के लिए आप सबों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले सेट में। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और अब हम लोग अपनी कारवां को स्टार्ट किए हुए हैं। अभी तक जितने भी प्रश्न हैं उसको सुमित सर आपके साथ साझा कर ही दिए होंगे। अब जो सवाल है 41वां नंबर का सवाल, ये जिम्मेदारी, अर्थव्यवस्था और इतिहास के कुछ जो पोर्शंस है उसको हम आपके साथ लेकर के चलेंगे। आते हैं 41वें नंबर सवाल की तरफ, जहाँ पर सवाल ये है कि राष्ट्र आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।
अगर राष्ट्र आय में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्राथमिक क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है? सिर्फ प्राथमिक का? क्या द्वितीयक क्षेत्र सिर्फ द्वितीयक का बढ़ेगा? क्या सिर्फ तृतीयक का अंश बढ़ेगा? अगर राष्ट्र आय में वृद्धि होगी तो उसमें सेवा मतलब कि तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, सेवा क्षेत्र जो हमें हमारे अर्थव्यवस्था पे 70% का प्रभाव डालती है, तो वो हमें सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस कारण से इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब कभी भी राष्ट्र आय में वृद्धि होगी तो सेवा क्षेत्र में आय की क्या होगी? वृद्धि होगी, अंश बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्र आय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? अब ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा जो अर्थव्यवस्था में योगदान है उसको आज भी हम लोग एनसीईआरटी के किताबों में पढ़ा करते हैं, बचपन से लेकर के अभी तक। और इनके द्वारा बहुत सारा अर्थव्यवस्था पे उद्देश्य दिया गया है। किताब भी इनके द्वारा बहुत ज़्यादा लिखी गई है, पीसी महाबोनिस, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये हमें देखने को मिलता है कि 1949 में यही राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बनते हुए हमें नजर आए हैं, ठीक है। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य की ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ये किस प्रकार की अवधारणा है? ये बोलते हैं क्या? समपोषणीय विकास, जहाँ हम लोग भविष्य की चिंता करते हैं, ठीक है, भविष्य की चिंता करते हैं और अन्य संसाधनों की बचत करते हैं और भविष्य के बारे में उस ऊर्जा को बचाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? समपोषणीय विकास। ये बचपन से आपको पढ़ाया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको गलतियाँ नहीं होगी। भारत में योजना आयोग है, कौन सा योजना आयोग? देखिए, एक स्वायत्तशासी संस्था है या एक सलाहकारी संस्था है या एक वैधानिक संस्था है, मतलब या फिर ये संवैधानिक संस्था है? तो बता दी, एक सलाहकारी संस्था है। हाँ, योजना आयोग जो है वो सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग बनता हुआ नजर आया है, जिस कारण से भारत की अर्थव्यवस्था को चलाई जाती है। ये क्या है? एक सलाहकारी संस्था है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो नीति आयोग फिर बाद में आ गया योजना आयोग को रिप्लेस करके। तो ये एक सहकारी संस्था हमें देखने को मिलती है। 45वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत की गरीबी रेखा को निर्धारित करता है? तो गरीबी रेखा को निर्धारित अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि गरीबी रेखा को निर्धारित जो है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। गरीबी रेखा एक रेखा होती है, उसके नीचे जो एक बास्केट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जो दिनचर्या में जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं उसको नहीं हासिल कर पा रहे, उतना भी उनके पास पैसा नहीं हो रही है। ये जो रेखा जो होती है उसको डिसाइड करने का कार्य किनकी होती है? तो वो नीति आयोग के द्वारा गरीबी रेखा निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, नीति आयोग इसका राइट आंसर होगा। 46वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचांक CPIW निकालता है? तो किनके द्वारा ये निकाला जाता है? तो ये जो है वो श्रम ब्यूरो के द्वारा, ठीक है, श्रम ब्यूरो के द्वारा इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है। श्रम ब्यूरो ही इसको निकालते हुए हमें नजर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रम ब्यूरो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। श्रम ब्यूरो के द्वारा इसको पूरी निकाला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निगम करता है? तो बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 गठन है। अब ये किनके द्वारा जो है वो मुद्रा निर्गम करता है? क्या वो स्वर्ण के आधार पर करता है? क्या वो विदेशी प्रतिभूति के आधार पर करता है? क्या वो भारत सरकार की प्रतिभूति के आधार पर करता है? आपके पास कुछ सिक्योरिटी है, भारत सरकार की कुछ कागजें हैं और वो आप बॉन्ड लेकर के अगर जाते हैं, क्या उसमें भी वो ये करता है, विनिर्गम करता है या नहीं करता है? तो ध्यान रखिए, ये तीनों पर करता है, ठीक है। ये सोना पर भी करता है, ये विदेशी प्रतिभूति पे भी करता है, ये भारत सरकार की प्रतिभूति पे करता है। तो ये तीनों उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 48वें नंबर सवाल की तरफ। 48वां नंबर सवाल उपयुक्त सभी होगा उसका आंसर कि जीवन में भौतिक गुणवत्ता सूचांक PUQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है ये मैरिस के द्वारा जो है इसमें हमें देखने को मिलता है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचांक कि कैसे भौतिक गुणवत्ता सूचांक जो होगी इसकी जानकारी मैरिस के द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, मैरिस। न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध किनके द्वारा किया जाता है?
तो ये जो आधारभूत संरचना है ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को, ठीक है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करती है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम होती है जहाँ ग्रामीणों को रोजगार, इन सारे मुद्दों पर बात करते हुए नजर आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है, जहाँ पर शुगर भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें गन्ना अधिक ज़्यादा देखने को मिलती है, वो आखिरकार किस राज्य में स्थित है। तो ये तो बड़ा इजी सवाल है कि उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में हमें चीनी बहुत ही अधिक उपलब्धता में नज़र आता है, ठीक है। तो चीनी उद्योग जो है वो हमें उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब 51 नंबर का सवाल कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन मतलब हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है। मोहर के बारे में बता दें कि एक मोहर जिसकी छाप छोड़ी जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, जिससे ये पता चलता था, जैसे एक मोहर है, मोहर बनाने की एक विधि होती थी कि आप किसी भी गीले में, जैसे कि एक मिट्टी का ही गीला ये है, उस पर आप क्या कर रहे हैं, कोई चित्र अंकित कर दे रहे हैं। अब ये चित्र अंकित करने से अगर आप कभी भी व्यापार करते हैं या दूसरे राज्य तक अपने चीज़ों को पहुंचाते हैं तो उसमें आप एक मोहर बना देंगे, ताकि जिसको भी वो मिल रहा है एक पहला प्रमाण तो ये बता रहा है कि किनके द्वारा भेजा गया है। मोहर सबका अपना अलग अलग होता है। दूसरा ये चीज़ का प्रमाण देता था कि बीच में कहीं ये टूटा नहीं है, अगर मोहर टूटा नहीं है या मोहर को फिर से चिपकाया नहीं गया है, मतलब सामान जो वहाँ से निकला था वो मेरे तक एकदम सही सलामत पहुँचा है। जब कभी भी क्वेश्चन पेपर देते हैं तो कैसे इसमें मोहर लग के आता है, सील पैक्ड होता है, ताकि ये पता चले कि वहाँ से अगर यहाँ तक आया तो सही तरीके से पहुँच गया है। हड़प्पा सभ्यता से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि कराई जा रही थी, और हड़प्पा सभ्यता में जो ये चीज़ें हैं उसमें ये लोग मोहर लगाया करते थे, पेड़, प्रकृति, इन सारी चीज़ों की किया करते थे। बैल के हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं, हाथी के हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं, भेड़ के भी हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कौन से नहीं है सर, यहाँ नहीं का भी सवाल है, जिक्र है, तो देख लीजिएगा। तो घोड़ा जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि घोड़ा का साक्ष्य हमें नहीं देखने को मिलता है, इस कारण से आंसर क्या होगा, घोड़ा। बाकी सबका साक्ष्य हमें देखने को मिला है, इस कारण से इसका राइट आंसर घोड़ा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल पर उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित नियमों में कौन एक सही नहीं है। फिर से बोला जा रहा है कौन एक सही नहीं है, सही है वाला नहीं बताना है, सही नहीं है वो बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग भी सेट बना रहे हैं एकदम से गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इन सारी चीज़ों का जिक्र किए। ये भी सही है, बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, दायमाबाद होगा। अगले सवाल पे आते हैं। राखीगढ़ी राजस्थान में, ना जी, राखीगढ़ी हमारा राजस्थान में नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन युग में सही नहीं है, तो क्या होगा, राखीगढ़ी इसका राइट आंसर होगा। राखीगढ़ी जो है वो हमें नहीं देखने को मिलता है राजस्थान वाले क्षेत्र में, इस कारण से उसका राइट आंसर राखीगढ़ी होगा। और राखीगढ़ी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि अभी जो हाल फिलहाल का जो ये कराया जा रहा है, जो रिसर्च हो रहा है, उसमें हमें ये पता चलता है कि राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़े शहरों में से, मतलब बड़े नगरों में से हड़प्पा सभ्यता का एक था। जो मोहनजोदड़ो था वैसे ही राखीगढ़ी भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 55 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आर्य शब्द किसको अंकित किया जाता है। आर्य के बारे में बता दें कि जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो रहा था, ठीक है, 1900 शताब्दी में, और हमें देखने को मिलता है कि उसके बाद बीच में कोई सभ्यता नहीं पनप रही है। फिर भारत में आर्यों का आगमन हुआ, आर्य भारत आए, और ये 1500 से वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। और ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग जो आए और आर्य आने के बाद इनके द्वारा वेदों की रचना की गई सर, ठीक है, इनके द्वारा वेदों की रचना की गई। और इन वेद की रचना के बाद आर्य को समझ में, आर्य जो है यहाँ पर स्थापित हुए, और यहाँ पर धीरे धीरे करके वैदिक सभ्यता प्रकट हुई। और ऋग्वेद, जहाँ पर हमें 4 वेद की रचना देखने को मिलती है, फिर बाद में उत्तर वैदिक काल समय आया। तो आर्य शब्द जो कहना है, ये हर इतिहासकार का अलग अलग मानना है। कोई बोलते हैं यूरोप से आए, कोई बोलते हैं नहीं मध्य एशिया से आए, कोई बोलते हैं दक्षिण भारत से आए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आर्य उन्हें कहा जाता था जो संस्कृत के बहुत ज्ञानी हुआ करते थे, उन्हीं को आर्य कह के पुकारा जाता था। तो ये क्या है, तो ये जो है वो भाषा समूह है, जो संस्कृत के ज्ञानी थे उन्हीं को आर्य कह के पुकारा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये भाषा समूह हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक भाषा की समूह थी। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। बता दें, उत्तर वैदिक काल आते आते हमें 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी में
महाजनपदों का जिक्र देखने को मिलता है, जहाँ 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया। महाजनपद क्या है बता दें, जब लोगों की जनों की जब पैर एक जगह पे पड़ती है उनको जनपद कहते हैं। जब बहुत सारे जनपद मिल जाते हैं तो उन्हें महाजनपद करके पुकारा जाता है। और हमें कौशल, हमें 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 मगध, हमें बज्जी, बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं कि महाजनपद हैं। ठीक है, और ये जो 16 महाजनपद हैं इनका जिक्र हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। प्लीज़ कॉपी में लिख लीजिएगा। और जैन धर्म में, जैन अगर यहीं पर सवाल होता कि जैन धर्म के किस में मिलता है, तो वो भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, वो भगवती सूत्र में मिलता है। तो इन दोनों जगह में हमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिला है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और उसके भगवती सूत्र में हमें, जैन धर्म के भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों का जिक्र देखने को मिलता है। 55 नंबर का सवाल पे आते हैं। विजयनगर किनके द्वारा, किस राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई है? विजयनगर के शासनकाल के बारे में माना जाता है कि जब उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था और बहुत ही विकसित साम्राज्य चल रहा था उत्तर भारत में। तभी टाइम ही दक्षिण भारत में दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की और ये जो है 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। दो भाई हरियर और बुक्का रहते हैं, उन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। उसके बाद जो है ये युद्ध होता है 1565 में, और उस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, हरियर बुक्का। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं और यहाँ के जो समकालीन लोग हैं उसको कर्नाटक साम्राज्य कह के इस साम्राज्य को पुकारते हैं। कर्नाटक साम्राज्य कह के इस साम्राज्य को पुकारा करते हैं। अब देखिए, ये सारा क्वेश्चन आपको पहले भी सेट में मिला है, अभी भी मिल रहा है, मतलब वैसा ही संबंधित प्रश्न मिल रहा है, मतलब ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और इतना ही आपको करना है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास का आपको जिक्र हमेशा बचपन से सुनते हुए मिला है, तुलसीदास। और तुलसीदास जो है वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर और जहांगीर के समकालीन तुलसीदास थे। तो ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य के तीसरे जो राजा हैं अकबर, उनके समकालीन हमें तुलसीदास देखने को मिलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में हमें देखने को मिलता है पहली बार बारूद का इस्तेमाल भी किया गया था। ठीक है, बाबर के द्वारा। ठीक है, और ये युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध पता होगा 1526 ईस्वी, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई है। ठीक है, ये लड़ाई लोदी वंश के आखिरी राजा इब्राहिम लोदी के और बाबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, उसको बोलते हैं बाबर इब्राहिम की लड़ाई। दूसरी जो लड़ाई है पानीपत की, वो हेमू और मुगल के बैरम खां के साथ हुआ है, जिसमें कि बैरम खां ही जीतते हैं, मुगल ही जीतती है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा सवाल कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हमें एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग मिलता है? वही बारूद का प्रथम उपयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध में। अभी जस्ट इस सवाल को किए हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो लड़ाई हुई है उसी में हमें सबसे पहली बार तोपों का उपयोग देखने को मिलता है। इसका आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ है? तो बताना है कि कौन सा बागान जो है वो विदेशी पूंजी से आरंभ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें चाय से तो होता ही था बागान उद्योग, विदेशी पूंजी आते थे, कॉफ़ी से भी आया करते थे, नील से भी आया करते थे। नील के बारे में तो आपको पूरी पढ़ाया ही गया है, महात्मा गांधी, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, तीनों से किया जाता था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया है? देखिएगा, 1857 का विद्रोह किया था, 57 का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह में तथ्यस्था बनाए रखी थी, वो इसमें शामिल नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो 1857 की शिक्षित वर्ग यही कर रही थी, देशी शासकों के साथ विरोध नहीं, ये लोग नहीं किए थे, ये लोग विरोध युद्ध नहीं किए, विरोध युद्ध नहीं किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तथ्यस्थता बनाए रखे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा तथ्यस्था बनाए रखे थे।
अधोलोकित में से भारत के किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी और उसका नाम क्या था? 1838 ईस्वी याद रखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे जेम्स प्रिशेप की, जिनके द्वारा 1838 में अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था। ठीक है, अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था और इसमें क्या हुई है, इस समय में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई है। 1838 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, जमींदारी एसोसिएशन इसका राइट आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आज भी वर्तमान समय में आप रामकृष्ण मिशन का जो जिक्र सुनते रहते हैं, तो ये किनके द्वारा की गई है? इनकी जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद दो ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा हमारा राइट आंसर? 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद 1897 होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं? तो ये स्थापना 1876 ईस्वी में की जाती है। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने 1876 में इसकी स्थापना की थी। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? बता दें, रॉयल शीर्षक अधिनियम जो है वो 1876 में ही आ गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रॉयल शीर्षक अधिनियम जो है वो 1876 अधिनियम है, लेकिन दिल्ली दरबार चूंकि 1877 में लगा और उसी में महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी ऐसे करके घोषित किया गया है। ठीक है, रानी विक्टोरिया को महारानी का दर्जा मिला है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कब बनी है, ये कब प्रचलन में आया? तो 1877 के दिल्ली दरबार में। अधिनियम कब था? तो 1876 का, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कब बनी, तो आंसर क्या होगा? 1877 इसका आंसर होगा। अब सवाल है, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये बताना है कि आखिरकार कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कहाँ पर। सारे बंदरगाह का जिक्र किया गया है, यहाँ बताना है कि सबसे कुशल बंदरगाह कौन सा है। तो क्या है वो? चेन्नई है। ठीक है, चेन्नई दक्षिण भाग में हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर तटीय क्षेत्र के कारण उसका राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई। दिसंबर 2025 में बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण योजना मॉडर्नाइजेशन प्लान के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए का घोषित किया गया था कि मॉडर्निटी जो है वो की जाएगी, वो कितने करोड़ का घोषित किया गया था? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, कितने करोड़ की बात की गई है। तो 45 करोड़ या 66 करोड़? तो बता दें कि इस समय में जो है 66 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो 66 करोड़, 66 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। बिहार पुलिस द्वारा महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए खासकर रोमियो छेड़छाड़ करने वाले से निपटने के लिए हाल ही में किस स्पेशल दस्ते का गठन किया गया है? तो अभिया ब्रिगेड के स्थापना किया गया है। और इसमें जो है, जो भी रोड में आप कभी भी कॉलेज वगैरह घूमते होंगे तो आपको दिखता होगा कि कुछ लड़के होते हैं जो छेड़खानी किया करते हैं, इसके लिए अभिया ब्रिगेड है। ठीक है, तो ये अभियान बिहार सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। अब आते हैं, बिहार के किस शहर में हाल ही में जारी निर्देशकों के अनुसार स्कूलों में बाउंड्री नहीं होने पर परीक्षा नहीं लेने संबंधी सूचना जारी की गई है कि अगर स्कूल में बाउंड्री नहीं होगी तो उस जगह पर परीक्षा नहीं कराया जाएगा। तो ये जो है हमारे कौन के हैं? ये मुजफ्फरपुर के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि मुजफ्फरपुर के द्वारा ये किया गया है कि अगर स्कूल में बाउंड्री नहीं है तो हम जो है वो क्या करेंगे, वो स्थापना हम परीक्षा संबंधित जानकारी नहीं देंगे, परीक्षा नहीं होगी अगर बाउंड्री नहीं है। तो बिहार का सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? बड़ा इजी सवाल है कि धान, गेहूं, मक्का और दाल जो है बिहार का सबसे प्रमुख फसल हमें देखने को खाद्य सुरक्षा में देखने को मिलती है। 70 नंबर सवाल, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, आपको पता होगा भागलपुर में है। बौद्ध भिक्षु का सबसे कुशल जगह जहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान दी जाती थी, बौद्ध को बढ़ावा करने के लिए विक्रमशिला की स्थापना की गई। बाद में इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल सर ये है कि किस पाल वंश राज्य ने इसकी स्थापना की थी? तो ये जो है वो पाल साम्राज्य 8वीं शताब्दी, ठीक है, वो धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी में, ठीक है, सॉरी माफ़ करिए, 9वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा और बख्तियार खिलजी ने इनका क्या कर दिया था, इनको नष्ट करते हुए नजर आए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मपाल इसका राइट आंसर होगा। 71वां नंबर सवाल से विज्ञान के प्रश्न है जो आपके साथ मनोज सर लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे के पोर्शन आपको मनोज सर अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो धन्यवाद।
जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के इस सफलता सीरीज में। तो अभी हम लोग शुरू कर चुके हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 50, जिसमें हम लोग अभी साइंस और मैथमेटिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन हो जाता है, संवेग परिवर्तन को कहा जाता है। तो संवेग परिवर्तन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की दर आवेग के बराबर होता है। ठीक है, आवेग के बराबर होता है। तो संवेग में परिवर्तन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आवेग कहा जाता है। संवेग में परिवर्तन की दर आवेग के बराबर होता है, तो कौन सा होगा? आवेग हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम ध्यान रखिएगा। वहाँ संवेग बराबर क्या दिया? संवेग का फार्मूला भी कई बार पूछ देता है। तो संवेग बराबर वेग इंटू द्रव्यमान होता है, वेग इंटू द्रव्यमान होता है। ओके, आगे की बात कर लेते हैं। तो निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये कैसे हम लोग पता करते हैं? तो प्रथम, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय और तृतीय। देखिए, प्रथम श्रेणी में हम लोग को बस इतना याद रखना है कि जो आलंब होता है, ठीक है, आलंब बीच में होता है। बीच का ही हमें याद रहेगा ना, तो सब निकल जाएगा। आलंब बीच में होता है, और इसमें भार बीच में होता है, और इसमें आयाम बीच में होता है। आयाम, प्रथम में आलंब बीच में होता है, द्वितीय में भार बीच में होता है, तृतीय में आयाम बीच में होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। इतना याद रहेगा तो आप लोग का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो जो तराजू होता है, तो इसका आलंब बीच में होता है। ठीक है, आलंब जो होता है ऐसे होता है तराजू, है ना, ऐसे तराजू होता है, इसका आलंब बीच में होता है। एक तरफ भार होता है और एक तरफ आयाम होता है, एक तरफ भार होता है और एक तरफ आयाम होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया, सही ऑप्शन हो जाता है। फिर आगे की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो किस राशि का मान? तो यहाँ पे देखिए, तो जो द्रव्यमान होता है ना, तो इसका चंद्रमा पे भी वही द्रव्यमान होगा जो पृथ्वी पे होगा या अन्य ग्रहों पे होगा। ये कहीं भी रहे तो इसका द्रव्यमान, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान सेम ही रहता है, ये परिवर्तित नहीं होता है। घर्षण के कारण बल, ये तो हालांकि सतहों पे निर्भर करता है, किसी वस्तु के सतहों पे निर्भर करता है। वजन हर जगह अलग अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु में अलग होता है। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अलग है, पृथ्वी का अलग है, मंगल का अलग होगा, बुध का अलग होगा, ये हर जगह परिवर्तित होता है। अब बात कर लेते हैं कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो मानव शरीर द्वारा कार्य करने में जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है उसे हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब लेते हैं और उसको एटीपी में बदल के फिर ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ये सब रासायनिक क्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा उसे हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन क्या होता है? बॉल पेन, जिस पेन में बॉल हो, ठीक है, उसको हम लोग बॉल पेन कहते हैं। अब बॉल मतलब कई लोग को समझता है बालकों वाला पेन, तो ऐसा नहीं होता है। बॉल पेन जैसे ये पेन हो गया, ठीक है, इस पेन में ये है नोक, इसमें एक छोटा सा बॉल होगा, है ना, इसको अगर ऐसे गिरा दे नीचे ना, इसमें का बॉल निकल जाएगा, जिसको छर्रा कहते हैं, है ना, निकल जाएगा, तो ये पेन चलेगा नहीं बढ़िया से। तो ये बॉल, इसी बॉल के चलते इसको बॉल पेन कहते हैं। तो अब बॉल पेन यहाँ करें, बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो बॉल पेन और उसके बीच में स्याही रहती है, उसके बाद एक पृष्ठ रहता है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव के कारण ही, हालांकि ये प्राथमिक कार्य इसका है। और केशिका क्रिया, केशिका जो होती है उसके कारण ये कार्य करता है। तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव पे और केशिका पे भी, केशिका जो होता है क्रिया, उस पे भी ये कार्य करता है। गुरुत्वीय बल भी उसमें लगता है, लेकिन ये द्वितीयक हो जाता है, ये प्राथमिक कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी रहे तो सही वही होगा, पृष्ठ तनाव और केशिका। तो बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पृष्ठ तनाव पे। ओके, अनुनाद की दशा में दोलनों का आयाम, अनुनाद की दशा में दोलनों का आयाम क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ देखना रहता है। ठीक है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कोई भी वस्तु है, ठीक है, ये पेन है, इसका अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, और उस पर जो लगाया गया फ्रीक्वेंसी है, यानी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, उन दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो ना, तो उस कंडीशन में जो आयाम उत्पन्न होता है ना, वो अधिकतम होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उसी के बराबर सेम बाह्य एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, दोनों आपस में क्रिया करते हैं, टकराते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुनाद। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको अनुनाद कहते हैं। और जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो उस समय जो आयाम होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम होता है। फिर बात कर लेते हैं
प्रक्षेप्य गति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है, मतलब वो बदलती नहीं है, संरक्षित रहती है। जितना शुरू में है कोई वस्तु ऐसे प्रक्षेप्य कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी राशि संरक्षित रहती है, बदलती नहीं है, तो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा ये संरक्षित रहता है। अब यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो स्थितिक ऊर्जा ये प्लस गतिज ऊर्जा हो जाता है, ठीक है। स्थितिक ऊर्जा, स्थितिक प्लस गतिज ऊर्जा, इन दोनों के योग को हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अब कोई वस्तु प्रक्षेप कर रहे हैं यहाँ से, तो कहीं पे उसका वेग अधिक होगा, कहीं पे कम होगा। अब देखिए गतिज बढ़ेगा तो स्थितिज घटेगा, और स्थितिज बढ़ेगा तो गतिज घटेगा, यानी एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक घटेगा तो बढ़ेगा, लेकिन दोनों की जो वैल्यूम होता है वो बराबर रहेगा, दोनों का वैल्यू बराबर रहेगा। एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, तो यानी तो ये तो बराबर रहेगा ना। अब इसमें से बढ़ रहा है तो इसमें घट रहा है, जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा, अब जितना ये घटेगा उतना ये बढ़ेगा, यानी इसमें परिवर्तन हो रहा है लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये स्थिर कभी रहता है। आगे हम लोग बात कर लें तो जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो देखिए आवर्तकाल सरल लोलक की यहाँ बात की जा रही है, तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल रहता है ना, दो चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, मुख्य तौर पे दो चीज़ों पे, एक तो द्रव्यमान पे, वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरा होता है आयाम। इसमें कुछ कंडीशन है, टर्म कंडीशन अलग है, लेकिन इन दोनों चीज़ों पे क्या है, तो ये आवर्तकाल आधारित नहीं होता है, तो क्या होगा यहाँ पे अपरिवर्तित होगा। सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो भी ये अपरिवर्तित रहेगा, चाहे द्रव्यमान भी बढ़ाया जाए तो भी ये अपरिवर्तित रहेगा, क्या, तो आवर्तकाल। फिर बात कर लेते हैं 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है, तो देख लेते हैं 540 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, उसमें उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। अब देखो ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। अब इसका हम लोग द्रव्यमान निकाल लेते हैं संयुक्त रूप से, तो C कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, द्रव्यमान 12, ये 6 गुकर है, तो 12 छके 6, 12 छके 72 हो जाएगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो एक ही होता है और ये संख्या 12 है, तो 12 कम में 12 हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन 8 यानी 16, 16 85 16 छके 96 यहाँ पे। अब इसको जोड़ लेते हैं, अब इसको जोड़ेंगे तो संयुक्त रूप से आ जाएगा 180। अब यहाँ पे टोटल दिया है 540, ठीक है, तो अब 180 से इसको डिवाइड करेंगे 540, ठीक है, 180 तो कितना आ जाएगा, तो ये 3 बार में 3 हो जाएगा, ये 3 सही हो जाएगा, ओके, 3 सही हो जाएगा। कौन है ऑप्शन ए सही हो जाता है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1903 में, ठीक है, 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया था। हालांकि साथ में इन्होंने भी इसकी खोज की हुई थी, ठीक है, इन्होंने भी इसकी खोज की हुई थी, और इनके पति हेनरी बेकरेल के पति जो हुआ करते थे पियरे क्यूरी, ठीक है, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ये पति पत्नी थे। इन तीनों को हेनरी बेकरेल, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, इन तीनों को संयुक्त रूप से 1930 में क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। हालांकि खोज तो इन्होंने किया था लेकिन उस पर ये दोनों पति पत्नी कार्य किए थे, ठीक है, तो खोज का मुख्य श्रेय इन्हीं को जाता है। नोबेल पुरस्कार ध्यान रखिएगा 1903 में मिला था। आगे की बात कर लेते हैं, रदरफोर्ड का नाम तो आप लोग को पता होगा, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो रदरफोर्ड जो हैं वो फेमस हैं मुख्य तौर पे नाभि की खोज के लिए, अल्फा बीटा गामा की खोज के लिए, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। मैरी क्यूरी तो बता ही दिए, ठीक है। ब्रोगली का भी हालांकि उन्होंने भी खोज किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है, कौन सा हो जाता है, तो ग्रेफाइट, ये एक कार्बनिक पदार्थ है, हीरा भी कार्बनिक है लेकिन ये विद्युत का चालक नहीं है। सल्फर ये तो अधातु हो जाता है, ठीक है, अधातु हो जाता है। फुलेरिन भी एक तरह से कार्बन है लेकिन ये विद्युत का चालक नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है, तो टार्टरिक एसिड जो है ना ये हो जाता है बेकिंग पाउडर का एक घटक हो जाता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर का एक घटक हो जाता है। अब देखिए जो बेकिंग पाउडर होता है ये दो चीज़ों से बना होता है, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस यही टार्टरिक एसिड, ये दो चीज़ों से बना होता है ये बेकिंग पाउडर। और बेकिंग सोडा जो बना होता है वो सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और वाशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, और सिरका तो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है। अब आगे की बात कर लेते हैं 82 का। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक बहुपरमाणविक है? ठीक है, बहुपरमाणविक कौन सा हो जाता है? तो बहुपरमाणविक हो जाता है सोडियम। सोडियम देखिए, सोडियम कैसे लिखते हैं हम लोग, Na, सल्फर को S8 लिखते हैं, आर्गन को Ar लिखते हैं, और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। तब इसमें बहुपरमाणविक कौन है? ये तो एकल परमाणविक है, ये भी एकल है, ये द्वि है, द्विपरमाणविक है, लेकिन बहु तो यही है ना, या सल्फर यानी कि S8, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं, तो कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है, ये ग्रेफाइड है। ग्रेफाइड जो है ये विद्युत का सुचालक है, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा जो है वो हो जाता है नायलॉन। उसके बाद ही आया था एक्रिलिन, उसके बाद ही ये स्नैपडेक्स आया था। और ये तो हालांकि ये संश्लेषित रेशा नहीं है, ये एक अर्धचालक है। ठीक है, अर्धचालक हो जाता है, ये एक अर्धचालक हो जाता है। आगे की बात कर लेते हैं, तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर जो होता है ना, उसे कहते हैं केंद्रक। जो केंद्रक होता है इसको कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, मास्टर। और ये जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये भी कोशिका का हिस्सा है। माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग है, ये है पावर हाउस इसको कहते हैं कोशिका का, लेकिन कोशिका का मास्टर केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का मास्टर केंद्रक। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो सरीसृप वर्ग जिसकी सल्क त्वचा होती है और सल्क की होती है, ठीक है, और रूखा खुरदुरा टाइप का होता है, वो आ जाते हैं इसमें। किसमें? तो सरीसृप में। तो जो मगरमच्छ है, सांप है और कछुआ है, ये सब के सब क्या है? सरीसृप है। लेकिन ये जो मेढक है ना, ये सरीसृप नहीं है, ये उभयचर प्राणी है, ये जल थल दोनों में रहता है, और इसका त्वचा जो है वो कोमल है, ये उभयचर प्राणी हो जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए है? तो बीसीजी खास तौर पे जो टीबी होता है, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, उसके लिए बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन। ठीक है, इसका टीका टीबी के रोग से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। काली खांसी का टीका, इसके लिए डीपीटी दिया जाता है, डीपीटी। ठीक है, डीपीटी। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस इसका हो गया। ओपीवी पोलियो के लिए ओपीवी वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, और चेचक का टीका, हालांकि चेचक का एडवर्ड जेनर ने खोज किया था, ये अभी चेचक दुनिया से समाप्त हो गया, अब नहीं है ये, इसका टीके का प्रयोग अब नहीं होता है, बहुत कम ही होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं डीपीटी का पूरा नाम क्या है। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? अभी बताए हैं, ऊपर ही बताया है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस। पर्ट्यूसिस को हम लोग काली खांसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो काली खांसी, इसको काली खांसी भी कहते हैं। टिटेनस तो पता ही है, डिप्थीरिया आप लोग को गले से संबंधित बीमारी है, वो भी आप लोग को पता होगा। अब देख लेते हैं, ये संयुक्त रूप से दिया जाता है। ठीक है, 3 बीमारी के लिए एक ही टीका दे दिया जाता है। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग को डॉट डॉट होता है। किसी पौधे का वानस्पतिक भाग पूछ रहा है। ठीक है, वनस्पतिक भाग। वनस्पतिक भाग कौन सा हो सकता है? तो जड़, तना और पत्तियां, ये वनस्पतिक भाग हैं। तो एक तरह से यही हमारा सही हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिएगा, यहाँ फूल दिया हुआ था, ये प्रजनन वाले भाग हो जाते हैं। ये प्रजनन, ये पुष्प का, हालांकि पौधे का प्रजनन वाला भाग है। तो ये फूल इसमें भी है, इसमें भी फूल है, तो ये सब प्रजनन भाग है, ये वनस्पतिक भाग नहीं है। वनस्पतिक भाग 3 ही यही होता है, जड़, तना और पत्तियां हो जाती हैं। अब देख लेते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जीवन की जब उत्पत्ति हुई थी ना, तो जो अकार्बनिक पदार्थ थे ओ और सरल कार्बनिक पदार्थ के लंबे रासायनिक प्रक्रिया के उपरांत एक काई टाइप का एक जीव का निर्माण हुआ था, छोटा एकदम सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ था। ठीक है, जो हालांकि जलीय जीव हुआ करता था। ठीक है, जलीय जीव, तो जलीय जीव हुआ करता था, तो एक रासायनिक प्रक्रिया, हालांकि जलीय जो हम लोग आज इंसान हैं, तो जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय जल से ही स्थल पे जीव आया, उसके बाद धीरे धीरे उसमें से जैविक परिवर्तन होते चले गए और आज हम लोग मनुष्य के रूप में दिखते हैं। लेकिन शुरुआती दौर के बारे में इन्होंने बहुत अपना, हालांकि इस पर बहुत शोध
कार्य किया, उसके बाद इन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया और उसमें इन्होंने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई रासायनिक विकास से हुआ। ये द्वितीय चरण हो जाता है, जैविक विकास तो द्वितीय चरण हो जाता है, लेकिन ये प्राथमिक चरण है रासायनिक विकास। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं मनुष्य में निष्कासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। तो मनुष्य जो सांस लेता है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है, तो 78% होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है, तो 21% होता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.04% होता है, इतना होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, निष्कासित वायु, यानी जब हम सांस लेते हैं तो इतना लेते हैं, लेकिन अब निष्कासित कर रहे हैं, छोड़ेंगे तो कितना होगा। ये तो 78 के 78 ही रहेगा। ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये ऑक्सीजन की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, ये 21 से 17% आ जाता है। ठीक है, ये 78 ही रहेगा और इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ये 0.04 से ये कितना हो जाता है, तो ये 4% हो जाता है, 4% हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये कहीं से भी ये डाटा पूछ देता है। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है, तो निम्न कहाँ चला गया भैया, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है। ठीक है, लड़कों में यहाँ पे दो तरह के हार्मोन, देखिए हर हार्मोन, कुछ हार्मोन्स को छोड़ के लगभग हार्मोन्स पुरुष और महिला में समान होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन होते हैं जो केवल महिलाओं में पाई जाती हैं और कुछ हार्मोन केवल पुरुषों में पाई जाती हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये केवल पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, ये केवल पुरुष में पाया जाता है। और महिला जो होती है, महिला इसमें 2-3 हार्मोन्स होते हैं मुख्य तौर पे। एक होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, थोड़ा कट रहा है वीडियो, ठीक है, इधर थोड़ा लिखते हैं। महिला में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और होता है रिलैक्सिन। ठीक है, ये केवल महिलाओं में पाया जाता है। ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये जो पुरुष में होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जब हमारे शरीर में निर्माण होना शुरू होता है पुरुषों में ना, तो उस समय लगभग 13 से लेकर 15 साल, 12 से 15 साल के बीच में उम्र होती है। तो उस समय क्या होता है, तो आवाज़ में परिवर्तन देखने को मिलता है, बॉडी में परिवर्तन देखने को मिलता है, मूछ, दाढ़ी, बाल, ये शरीर में अन्य अलग अलग हिस्सों में आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी शरीर में कुछ अलग परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, किसके कारण होता है ये सब, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ठीक है, स्पर्म का निर्माण होने लगता है, स्पर्म में शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, हड्डियाँ जो होती हैं तो ये सघन होने लगती हैं, मतलब इसकी सघनता अधिक होने लगती हैं। तो ये सब होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण। वहीं मादा में 3 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन का कार्य है ना, ये मासिक धर्म प्रारंभ करता है। ये भी लगभग उसी उम्र में आता है जब ये स्टार्ट होता है। महिलाओं में तो मासिक धर्म स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात है कि उनकी आवाज़ में परिवर्तन देखने को मिलेगा, शारीरिक ढांचा में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, तो ये मुख्य तौर पे मासिक धर्म के लिए तो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट में MC कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो होता है ये। साथ में जब प्रेगनेंसी होती है, हालांकि बच्चा गर्भधारण होता है, तो उस समय जो बच्चे को हालांकि भोजन का प्राप्ति मतलब सुरक्षा करने का जो कार्य करता है ना, यही करता है प्रोजेस्टेरॉन। और रिलैक्सिन का काम जो होता है ना, रिलैक्सिन का काम, तो जब प्रसव वाली क्रिया होती है, यानी बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो जो बच्चा पैदा होने वाले जो रास्ते होते हैं उसमें क्या करता है, तो मांसपेशियों को ढीला करता है। वहाँ पे जो पेल्विक ये सब पेशियाँ पाई जाती हैं, हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनको भी हालांकि ढीला करता है। ये जितना ज़्यादा रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होगा उतना ही पेन कम होता है। पेन को कम करने के लिए हालांकि ये हार्मोन्स बनता है और इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 3 एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये महिलाओं में पाए जाते हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं। और यहाँ क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो उपस्थिति में तो बदलाव लाएगा ही। ठीक है, तो होता है टेस्टोस्टेरोन। आगे की बात कर लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में कौन सा प्रयोग होगा, तो ये तीनों के तीनों, पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड,
तीनों के तीनों प्रयोग में लाया जाता है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो भैया सूचना राजपथ इसी को कहेंगे, इंटरनेट को। इसके बिना तो ये भी बेकार है, ईमेल बेकार है, सेलुलोज फ़ोन भी, हालांकि यह बेकार है, ठीक है। पेज में पेजर मुख्य यही होता है, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट वह बड़ी से मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस इधर रखते हैं हम लोग। अब देखिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो अब देखिए, समान शेषफल कैसे इसको सॉल्व करते हैं? तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा देते हैं। तो बड़ी संख्या 11,297 माइनस 98, ये 98,06 और 11,297 माइनस 8,906, ठीक है। और फिर से 9806 में से 8,954 ये घटा देंगे। अब जितना भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे जितना भी आएगा एक्स वाई जेड जो कुछ आए, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी आए, जो आए उस तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। एक्स वाई जेड हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए बता देना, तीनों का एचसीएफ हम निकालेंगे। एचसीएफ जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एचसीएफ ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, यदि ए बी से 80% अधिक है, क्या कह रहा है? ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो हम मानते हैं ए बी से 80% अधिक है, ये 100 को मानते हैं, तो ये 180 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि बी सी से 20% कम है। अब देखो 20% किस कंडीशन में कम होगा? जब ये रहेगा 125, इसका 20% मतलब 80% हो जाएगा सब, ठीक है। तो इस तरह अब इसको रेशियो में बस कन्वर्ट कर देना है। एबीसी को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे कैसे? तो 5 से काट देंगे, 36 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में, 5 से 25 बार में, तो 36 20 25 किस में है? तो 36 20 25 ए में है, ठीक है। 36 20 25 ए में है। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है? तो 98 नंबर क्या कह रहा है? 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआं 8 दिन में खोद सकते हैं, तो 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो इसका ये सिंपल फार्मूला पे सेट कर देते हैं। क्या होता है? मैन M1 D1 बटे W1 बटा बराबर M2 D2 बटे W2, यानी मैन, दिन और काम, ये आदमी हो गया, ये दिन हो गया, ये कार्य हो गया, जो कार्य मतलब कितने समय में किए, कार्य मतलब कितना कार्य हुआ, और ये दूसरा आदमी, कार्य, दिन और कार्य इधर लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ जो है 10 व्यक्ति 50 फीट गहरा कुआं, तो 10 व्यक्ति 50 फीट गहरा कुआं 8 दिन में, आदमी और दिन यहाँ लिख दिए और कार्य यहाँ लिख दिए, बराबर वही सेम इधर कर लेंगे। 10 दिन में, यम तो दिया नहीं है, 10 दिन में यम 2 नहीं दिया है, 10 दिन दिया हुआ है, और 100 फीट गहरा कुआं खोद रहा है, तो यही कार्य कर रहा है, 100 फीट गहरा कुआं खोदने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आदमियों की संख्या निकालना है, यहाँ पे व्यक्तियों की आवश्यकता। अब देखो, अब काट देते हैं, 50 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, और 5 से ये 2 बार में, तो 8 दूनी 16, M2 बराबर 16, आंसर हमारा आ जाएगा 16। कहाँ है 16? देख लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है। 16 आंसर निकल के आ गया। 16 कहाँ है भैया? तो ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए में ही है 16, है ना। अब आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदुल के प्रतिदिन के काम में काम के घंटे में 25% की वृद्धि हुई, और उसकी प्रति घंटा मजदूरी में 20% कमी हुई, ठीक है, कमी हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ पे कमी नहीं वृद्धि होगा, ठीक है, वृद्धि। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों तरीके से, दोनों का आंसर निकाल के दिखाएंगे। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, पहले इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। इसको कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी। अगर माइनस में दिया है तो माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं, बटे ए बी इंटू 100 कर देते हैं, है ना। तो एक तो ये प्लस में दिया है ए 25, और बी माइनस में दिया है,
यहाँ भी प्लस माइनस रहेगा, तो भी 20 माइनस 20, ये है ना माइनस 20, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, कहें कि प्लस माइनस मिलके माइनस से होगा। और ये भी 20 गुणे 25 बटे 100 है ना, तो 20 5 6 5 25, और यहाँ पे 25 में से 20 घटाए तो 5 बचा -5, यहाँ पे तो जीरो आंसर आ रहा है, और जीरो तो इसमें है ही नहीं, कहीं कहीं है जीरो, जीरो कहीं है नहीं है। अब सेम यहाँ पे हम लोग वृद्धि कर देते हैं, या कमी की जगह पे वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि हो जाएगा, कमी नहीं होगा, वृद्धि हो जाएगा, और यही सही है। तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ओके ओके ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 है ना। तो यहाँ पे तो माइनस तो है नहीं किसी में, तो प्लस हो जाएगा ये भी, यानी कि 25 20 45 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कहीं माइनस नहीं है, प्लस ही है, तो यहाँ पे 5 निकल के आया था हम लोग का, तो 45 5 50, और यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50% अगर यहाँ पे हम लोग वृद्धि करते हैं तो। यदि 4800 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से यन वर्ष का साधारण ब्याज इतना है तो यन का मान ज्ञात कीजिए। यन का मान ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे तो वो देख लेते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज निकालने के लिए पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। साधारण ब्याज का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, 4800 गुणे दर दिया हुआ है 15 गुणे क्या नहीं दिया है, तो समय नहीं दिया है, समय यन दिया हुआ है, और बटे 100 कर देते हैं, और बराबर कितना 2160 ब्याज आया है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 12 चौको 48, 12 एक में 12 12 बटी 96, ठीक है, 4 45, ठीक है 45, 4 बार में ये 45 से कटेगा, और 15 तियाँ, यानी कि यन का वैल्यू कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। तो यानी कि समय 3 वर्ष निकल के आया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस तरह आज का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।